हाय माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट। बुक का नाम है द इकोनॉमी ऑफ भारत। ये जो बुक बनाई जा रही है, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो, दोनों ही सेमेस्टर के बच्चों के लिए बुक जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। और इस बुक को दोनों ही कोर्सेज के बच्चों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि सिलेबस जो है वो दोनों का सेम है 8th सेमेस्टर वालों का। तो अगर आपका भी सेमेस्टर 8th है तो आप इस बुक को आराम से देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज वीडियो मैं बना रहा हूँ। यूनिट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लो, नीचे वहां पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। यूनिट 1 हो गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना यूनिट 2 को, आज की वीडियो में यूनिट 2 को कंप्लीट करते हैं। यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ भारत इंडिया, ठीक है। और यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर दूं, वो ये है कि अगर किसी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स बन चुके हैं इकोनॉमी ऑफ भारत के। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है नीचे। तो व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना और वहां पे आप पूछ सकते हो कि प्राइजेस क्या है। 150 रुपीज अराउंड प्राइजेस है, वो पे करके आप जो पीडीएफ है मतलब कि नोट्स की, वो खरीद सकते हो, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ भारत। कि किस तरीके का नेचर है इकोनॉमी ऑफ भारत का, ठीक है। सबसे पहले आएगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेचर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। देखो, इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो हम दो तरीके की इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। एक है जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, कैसी? एक है मिक्स्ड इकोनॉमी, और दूसरी होती है जैसे पब्लिक इकोनॉमी, ठीक है। और वैसे एक और होती है जो होती है प्राइवेट इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर किसी देश को चलाते हैं। और पब्लिक इकोनॉमी में जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट इकोनॉमी जैसे कोई सोशलिस्ट ना होकर कोई भी इंस्टीट्यूशन में हो गया प्राइवेट वगैरह, वो चलाते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके की जो इकोनॉमी है वो आपके इस चैप्टर के अंदर आप समझने वाले हो। क्लियर है? सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट में काम करती है नेचर को, यानी किस तरीके से वो नेचर को डेवलप करती है और किस किस फील्ड में डेवलप करती है वो सीखेंगे। जैसे कि एनर्जी की फील्ड में हो गया, सोर्सेस की फील्ड में हो गया, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी और डिफेंसेस की फील्ड में हो गया। इन फील्ड्स में जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है तो इन्होंने कितना डेवलप किया है। फिर यहाँ पे बताया गया कि आपकी जो इंडिया की जीडीपी है, जीडीपी जो है वो लार्जेस्ट है, और यानी कि आपका जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी आता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। और बताएंगे कि इकोनॉमी की जो लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी है वो 3रे नंबर पे आती है जीडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी को थोड़ा समझते हैं, यानी कि जो पीपीपी होता है, ये क्या होता है? पीपीपी, ये वाला परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो आप इस तरीके से समझो, अगर मान लो एक इंसान है, उसको ना विदेश में जाने का बड़ा शौक है। एक इंसान को विदेश में जाने का बड़ा शौक है। एक आदमी इंडिया में रहता है, ठीक है, और एक आदमी चाहता है कि वो यूएसए में जाए और वहां पे से अंधा पैसा छापे, बहुत सारी कमाई करे, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी समझा रहा हूँ क्या होता है, सुनो। एक आदमी है जिसको विदेश में जाने का बड़ा शौक है। इंडिया में जो उसकी सैलरी है वो है 50,000, 50,000, ठीक है। अब वो विदेश में चला जाता है तो विदेश में उसकी सैलरी हो जाती है कितनी? 50,000, मान लो ज्यादा ज्यादा 80,000 हो गई। मान लो कि उसकी सैलरी 80,000 हो गई, क्योंकि विदेश थोड़ा अमीर देश है, सैलरी बढ़ गई। इंडिया के कंपैरिजन में विदेश में सैलरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। अब सोचो, क्या हमको जैसा लगता है कि विदेश में जाएंगे, $1 90 रुपए का, 96 रुपए का, 95 रुपए का है, तो वहां से ज्यादा पैसा कमाएंगे और इंडिया में ले आएंगे वापस? ऐसा होता है क्या? सोचो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप खर्चा भी तो सस्ता कर रहे हो। आप रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हो, आप जो रेंट पे कर रहे हो, आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो, रह रहे हो, वहां का जो किराया भाड़ा लग रहा है वो भी तो खर्चा कम है। आप खाना जो खा रहे हो होटलों में वो भी तो सस्ता है। मगर विदेश में अगर आप 80,000 कमा रहे हो, यानी इंडिया के कंपैरिजन में आप कितना ज्यादा कमा रहे हो? 30,000 ज्यादा कमा रहे हो, है ना भैया? हम तो 30,000 कमा रहे ज्यादा। अगर 30,000 ज्यादा कमा रहे हो तो वहां का जो खर्चा है, वहां पे जो रहने का खर्चा है, वहां जो खाने का खर्चा है, ठीक है, वहां का जो गाड़ियों का खर्चा है, वो भी तो आप ज्यादा पे कर रहे होंगे। इंडिया का कंपैरिजन में तो वो भी महंगा होगा, है ना? तो यानी कि कहने की इतनी सी बात है, परचेजिंग पावर पैरिटी हमें ये समझाती है कि आप जहां भी रहो, इंडिया या फिर यूएसए, आपका जो खर्चा है
वो कैसा होगा। आपका जो खर्चा है, क्या आप ये सोच रहे हो अगर विदेश जाके ज्यादा कमाऊंगा तो बचा लूंगा ज्यादा, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम जब ज्यादा कमाते हैं तो यहाँ पर ज्यादा खर्च भी होता है। हाँ, यहाँ पर बच सकता है पैसा। कैसे बच सकता है, कौन से केस में बच सकता है वो समझो। अगर मान लो मैं इंडिया में 50 लाख रुपए कमाता हूँ, इंडिया में मैं 50 लाख रुपए कमाता हूँ, ये तो सॉरी 5 लाख हो गया, 50 लाख कमाता हूँ, ठीक है। तो इंडिया अगर 50 लाख दे रहा है तो उसके कंपैरिजन में आपका विदेश में जो कमाई होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 1.1 CR, यानी 1 करोड़। कम से कम इतनी कमाई तो होनी चाहिए, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर ही होगी तब जाके आप कुछ अपना सेविंग कर पाओगे। अदरवाइज आपकी कोई सेविंग नहीं होगी, सारा खर्चा जो भी होगा वो सारा निकल जाएगा। हाँ, हो सकता है आप इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कमा रहे हो दिखाने के लिए, हो सकता है ऐसा होगा, ठीक है। मगर जो खर्चे हैं ना, वहां के खर्चे हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में, जिससे यहाँ का सस्ता देश है तो सस्ते खर्चे हैं, वहां बड़ा देश है तो बड़े खर्चे हैं, तो वो पैसा आपका खर्चों में ही निकल जाएगा, ठीक है। वहां से कुछ बचेगा है नहीं, ठीक है। या फिर आप तब बचा सकते हो, या फिर आप तब बचा सकते हो जब 25-75 का रूल फॉलो करोगे। यानी आपने जो कमाया उसका 25% आप खर्च करो और 75% आप बचाओ, तब जाके परचेजिंग पावर पैरिटी बनेगा, यानी कि आपके पास कुछ बचेगा, ठीक है। यही परचेजिंग पावर पैरिटी समझाती है कि जो लोग सोचते हैं कि विदेश में जाएंगे ज्यादा कमाएंगे ज्यादा बचेगा, तो अगर इंडिया से दुगना नहीं कमा रहे वहां जाके आप, तो फिर आप कुछ नहीं बचा पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे उतना लग ही जाएगा आपका खर्चा। समझ में आया? सुनो, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले इंडिया में क्या करा गया, लोगों की इनकम पे ध्यान दिया गया, यानी कि उनकी जो इनकम है उसको हटाया जाए, उसको बढ़ाया जाएगा। साथ में जो पॉवर्टी है उस पर एक मार्क लगा दिया कि इस पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करने वाले जो है वो कैसे कहलाएंगे, मिडिल क्लास के लोग। फिर इन इक्वालिटी को हटाया जाएगा। उसके बाद आएगा अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा, जो संसाधन ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो उन अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज जब होने लगेगा तो इकोनॉमी डेवलप करेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी। कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है ये पब्लिक और प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स की मिलन होती है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट चलाती है, जो प्राइवेट सेक्टर है जिन्हें कोई बिजनेसमैन चलाते हैं, तो उन दोनों को मिक्स करके बनती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? फिर लिखा है इमर्जिंग ग्लोबल पावर। इमर्जिंग ग्लोबल पावर, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो आपकी ग्लोबल पावर है वो रैपिड ग्रोथ कर रही है आपकी अलग अलग सर्विसेज की वजह से, डिजिटल इकोनॉमी की वजह से। मैंने आपको ना एक बुक पढ़ाई थी 8th सेमेस्टर के अंदर ही है, एक दूसरी बुक पढ़ाई थी जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइज हुई है, किस तरीके से 2016 के बाद से आपका जो एरा है वो डिजिटल एरा आ गया है, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस, और आप जो नई नई तकनीकें निकाल रहे हो, नई नई चीजें खोल रहे हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन जो है वो आपकी चीजों को और ज्यादा डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उसके नीचे, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी के मेन फीचर्स बताओ। तो देखो इसके 2 मेन फीचर लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला लिखा है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा लिखा है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जहां पर आपकी डोमिनेंट सर्विसेज होती है। कैसी डोमिनेंट सर्विसेज, ठीक है। मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब मैंने समझा। सुनो, डोमिनेंट सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जहां आप कुछ सर्विस लेने के बदले उसके बकायदा पैसे पे करो, ठीक है। वो सारी सर्विसेज जो आप पैसे पे करके ले रहे हो डोमिनेंट सर्विसेज। अब आप पूछोगे क्या आप डोमिनेंट सर्विसेज दे रहे हो या फिर आप सोशल वर्क कर रहे हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, आप ये कंफ्यूज होंगे। तो भाई सुनो, मेरी डोमिनेंट सर्विसेज है, ये प्राइवेट सेक्टर है यूट्यूब, ठीक है। ये आप जब इसको देख रहे हो तो आपको जो इंटरनेट लग रहा है उसका जो खर्चा लग रहा है वो भी आप पे कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। और बाकी अगर आप नोट्स वगैरह परचेज करते हो तो उसके भी पैसे आपको लगते ही हैं, ठीक है। डोमिनेंट सर्विसेज है, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, ना मेरे को मोदी जी कोई सैलरी बांट के देते, ठीक है। सुनो आगे लिखा है उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ये एक एग्रीकल्चर का पार्ट है और ये ट्रेड में भी शामिल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में ये लगता है। फिर आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है ये एक गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेस है। कैसे? गवर्नमेंट रन करवाती है, गवर्नमेंट चलाती है एंटरप्राइजेस को, जैसे कि आपका पीसीयू हो गया, सॉरी पीएसयू हो गया, फिर आ गया आपके ऑयल, पावर, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कंपनियां हो गई जैसे स्टील की है, ठीक है, ऑयलरी की है और मशीनरी, ऐसी कंपनियां जो है गवर्नमेंट रन करवाती है जो कि पब्लिक सेक्टर है।
अब आप सोचोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है। भाई इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हैं इसको सिर्फ मैंने हेडलाइंस लिखी है, एक्सप्लेन नहीं करा है। मगर जो नोट्स है यानी कि यहाँ पे जो मैंने बना रखे हैं इसमें चीजों को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। तो वही अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, ये सारी चीजें अगर आपको दिमाग में नहीं बैठती, नोट्स बाय करने हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना, 150 रुपए के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर के, हाँ पूरी बुक मिलेगी, ऑल यूनिट्स मिलेगी, चारों की चारों। ठीक, समझ में आया? वरना फिर आपको ये हेडिंग लिखनी पड़ेगी और जो मैं समझा रहा हूँ उसको आपको अपने हाथों से एक्सप्लेन करके नोट्स बनाने, नोट्स करना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आ जाता है उसके बाद, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, लिखा है एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी कि जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमी हमारी नेचर कह रहा है, इसमें लिखा है एक लार्ज एम्प्लॉयमेंट का शेयर जो है इसमें से आता है, यानी कि एक लार्ज एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें से निकल के आती है, लोगों को यहाँ से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। फिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लोगों को रोजगार देती है फिर भी जीडीपी रेट जो है वो इतना घटता हुआ क्यों जाता है, तो उसके कुछ कारण है। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, काफी जगह की जो मिट्टी होती है वो ऐसी होती है जो ज्यादा एल्यूबल नहीं होती, जो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, तो लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है वहां पे। फिर आता है मॉनसून डिपेंड, यानी कि कभी कभार हमने फसलें लगाई और फसलों में पता चला ओले पड़ गए, बारिश आ गई तो फसलें खराब हो जाती हैं, लो डिपेंडेंसी और मॉनसून डिपेंडेंट। ठीक है, तीसरा आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेशन लैंड होल्डिंग। ठीक है, जो छोटे छोटे किसान है, जो छोटी छोटी जमीन लेके बैठे हैं, वो सोचते हैं यार छोटी सी जमीन है, 1 बीघा जमीन के लिए मैं क्या ही खेती करूंगा, इसमें क्या ही बचा लूंगा। ठीक है, तो वो यही सोच के नहीं कर पाते, और ऐसी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं, वो इतनी सारी है होल्डिंग जो है वो खराब जाती है, खेती नहीं होती जिन पे। ठीक है, ये कारण है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वालिटी। यार लो पर कैपिटा इनकम समझा दो भैया। यार लो पर कैपिटा इनकम जो है वो होती है जब आपकी एग्रीगेट जीडीपी जो है वो आपको उतना नहीं पे कर पाती जितना आप पोटेंशियल रखते हो। ठीक है, फिर लिखा है शार्प इनकम एंड रिलीजियस इनइक्वालिटी। शार्प इनकम एंड रिलीजियस इनइक्वालिटी, यानी कि जहां पर आपकी इनकम ज्यादा हो, ठीक है, और आप वहां पर कुछ भी चीज अगर खरीदना चाहो आप तो बाइंग पोटेंशियल रखते हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे शार्प इनकम। अब देखो एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अभी मैं गांव में रह रहा हूँ, किसी छोटा सा लोकल सा गांव कोई इंडिया का, ठीक है, मैं वहां पे रह रहा हूँ और वहां पे ना कमाई का कोई जरिया नहीं है, और जब कमाई का जरिया नहीं होता तो वहां पे सिंपल सी बात है पैसा आपको मिलेगा नहीं। पैसा नहीं मिलेगा तो आपको जो आपकी मनपसंद चीजें हैं जैसे पिज्जा है, ठीक है, और भी बहुत सारी बर्गर खाने हैं, आपको ब्रेड खानी है, दूध लेना है, तो आप वो सब चीजें नहीं खरीद पाओगे, बेसिक चीजें आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि जो एरिया है वो उस तरीके का सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, मगर जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तब आप वो सारी चीजें कंज्यूम कर पाते हो जो आपको चाहिए, आप न्यूट्रिशन ले पाते हो, आप अच्छी हेल्थ केयर ले पाते हो, अच्छा एजुकेशन, ठीक है, वो सारी चीजें। अगला पॉइंट आता है लार्ज पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिवाइड एरा। लार्ज पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिवाइड। लार्ज पॉपुलेशन में लिखा है इंडिया हैज ओवर 1.4 बिलियन में पीपल। कह रहा है इंडिया में अभी जो है 1.4 बिलियन पीपल जो है वो रहते हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में से मानी जाती है। इंडिया सबसे वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री। अब कुछ बच्चे मेरे को समझाएंगे भैया अभी भी ना चाइना नंबर 1 पे है, भाई गूगल कर लो, इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री में नंबर 1 आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो 2022 के बाद से हम लोग फर्स्ट आ गए हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यूथफुल पॉपुलेशन। कह रहा है कि इतनी ज्यादा वर्किंग एज आ चुकी है, यानी कि इतना ज्यादा डेमोग्राफिक एरिया आ चुका है जहां पर लोगों के पास एजुकेशन तो है, स्किल्स तो है, मगर जॉब नहीं है। अब कुछ बच्चे फिर बोलेंगे कि भैया अनपढ़ लोगों को जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे होंगे तो पक्का जॉब मिली होगी। भाई हमने वो सुना है ना कि पढ़े लिखे घूम रहे हैं लोग, मारे मारे घूम रहे हैं, फिर बोलते हो पढ़े लिखे होते तो मारे मारे क्यों धक्के खा रहे होते हैं ना भाई। मगर है, जॉब की तो कमी है, इंडिया में जॉब की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़े लिखे घूम रहे सारे, अनपढ़ भी हैं मगर जॉब की कमी है। ठीक है, आगे लिखा उसके बाद बट चैलेंजेस इंक्लूड। अब इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, यानी कि जो लार्ज पॉपुलेशन है इसके भी कुछ चैलेंजेस है। पहला चैलेंजेस है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जैसे मुझे काम ही नहीं मिला, जैसे मुझे काम ही नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब जिस जगह पर आपके संसाधन है, आपके रिसोर्सेज हैं, वो यूज होने लायक है, फिर भी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपिंग कंट्री ट्रेड्स। अब हम पढ़ेंगे डेवलपिंग कंट्री ट्रेड्स। एक कंट्री को कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो डेवलप करते हैं, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्री के क्या ट्रेड्स हैं। तो लिखा टिपिकल फीचर बताऊंगा डेवलपिंग कंट्रीज के। सबसे पहला है हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो कंट्रियां डेवलप हो चुकी हैं उनके अंदर आपको हाई पॉवर्टी जो है वो नहीं होने वाली और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखने वाली है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये एक डेवलपिंग कंट्रीज को बूस्ट करती हैं। आगे लिखा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर,
जैसे कि काफी ज्यादा जो डेवलप कंट्रीज नहीं होती तो उनमें क्या पाया जाता है कि आपको रोडें खराब मिलेगी, सड़कें जो है वो खराब मिलेंगी, पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी आ रही है कभी जा रही है। फिर आगे लिखा है कि आपकी वाटर सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा पुअर होगी, टेक्निकल इश्यूज होंगे, ठीक है। इस तरीके की कंट्रीज जो होती है वो अंडर डेवलपिंग में आएगी। फिर लिखा है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयमेंट है वो एक लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, यानी कि आपको रोजगार सबको मिलना ही चाहिए। फिर लिखा है लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज अगर आपके देश में नहीं है तो आपका देश जो है वो कहां पे जाएगा, अंडर डेवलपिंग में जाएगा। फिर लिखा है एक्सटर्नल शॉक्स, जैसे कि आपके पास ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, आपका ग्लोबल डिमांड कैसा है, आपका क्लाइमेट कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है और इसी से आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी या नहीं होगी, ये भी डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, किस तरीके से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग का इवोल्यूशन आया। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली स्टेज की। अर्ली स्टेज में लिखा है अर्ली आइडियाज जो है इकोनॉमिक्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। जब हमने ये बात मैं जबकि बता रहा हूं, जब हमारा देश गुलाम था 1947 से पहले की बात है, ठीक है, तभी हमारे देश ने कुछ ऐसे मेजर कंसेप्ट्स बना लिए थे कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम ये चीजें अप्लाई करेंगे। सबसे पहला बनाया था 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या बनाया गया था 1938 में, नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी बनाई थी। ये चेयर्ड बनाई थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। चेयर्ड पर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से स्टेट लीड फाउंडेशन को रखना है, किस तरीके से आपको एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनानी है और अपनी देश की नींव को रखेंगे। फिर 1944 में हमने बॉम्बे का प्लान बनाया। बॉम्बे, क्योंकि उस टाइम में मुंबई नहीं बोला जाता था, बॉम्बे बोलते थे। फिर हमने बॉम्बे प्लान बनाया जिसमें हमने कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाए, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चालू कर दिया, हमने धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर्स को ऐसे हायर करना चालू कर दिया ताकि और ज्यादा हमारा देश डेवलप हो सके आफ्टर फ्रीडम, ठीक है। फिर लिखा 1946 जब आया था तब हमने 14 पॉइंट प्लान्स बनाए थे ऑफ द कांग्रेस के 14 पॉइंट प्लान बनाए थे, जिसमें इन्होंने कुछ इम्पेसिस्ट प्लान बनाए थे और कुछ बनाई थी मिक्स्ड इकोनॉमीज के प्लान, यानी कि जहां पर एक पब्लिक और एक प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करेंगे, ऐसे कुछ प्लान्स बनाए गए थे, ठीक है। और शुरू में फिर आगे उसके नीचे अगला पॉइंट एस्टेब्लिश ऑफ द, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1950, एस्टेब्लिश ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1950। 1950s के दौरान आपने कौन सा प्लानिंग कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया था, तो इसमें ये लिखा है कि जो आपके फॉर्मुलेट है 5 ईयर प्लान, आपने सुना होगा 5 साल के वो योजनाएं सुनी होगी आपने, 5-5 साल की योजनाएं, वो सारी चीजें हमने इकोनॉमिक्स को दी थी, वो सारी चीजें बनाई थी। फिर लिखा है एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन सेक्टर्स एंड स्टेट्स, और ना देश को हमने क्या दिए थे, संसाधन दिए थे, रिसोर्सेज दिए थे, जैसे उनको खेती दे दी, ठीक है, और किसी को लैंड दे दी, और किसी को मान लो मशीनरी वगैरह प्रोवाइड कर दी, प्लांट्स बड़े बड़े दे दिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी। तो ये रिसोर्सेज क्या करेंगे, देश को हेल्प करेंगे, उनके लोगों की हेल्प करेंगे। फिर आगे लिखा कि इन प्लान्स के अंदर हमने पॉलिसी बनाई थी और कोऑर्डिनेशन रखा था। साइलेंट फीचर क्या थे इन प्लान्स के, पहला था टॉप डाउन प्लानिंग, यानी ऊपर से नीचे तक प्लानिंग, यानी ऊपर से नीचे का मतलब ऐसे समझो, अगर आप बिजनेस स्टडीज का थोड़ा भी नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि जो प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आता है टॉप लेवल, ठीक है, और नीचे सबसे आता है लो लेवल। तो ऊपर से प्लानिंग होते हुए आएगी और नीचे आता है सबऑर्डिनेट्स के जरिए नीचे उतरती है प्लानिंग, ठीक है। तो इस तरीके का आपका टॉप टू डाउन अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा यहाँ पे डिसाइड करा गया था कि नेशनल प्रायोरिटीज क्या होंगी और रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाएगा। 1950s में हमारे देश में जो प्रधानमंत्री थे यानी जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे कैसे देश को चलाना है, प्लानिंग कैसे करनी है और सारी चीजें, ठीक है। फिर आगे बताया इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट फेसेस ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग अंडर द प्लानिंग कमीशन, ये हो गया, हाँ ठीक है। अब इसके प्लानिंग कमीशन के मैं आपको 5 ईयर्स के प्लान बता रहा हूँ। सबसे पहला जो प्लान है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, आप बोलोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेके 1956 के बीच में। ये आपका फर्स्ट प्लान आया था 5 ईयर का, 5 साल की योजना का पहला प्लान आया था। इसमें फोकस क्या किया गया था ये भी सुन लो। 1951 में जब ये प्लान आया था इसके प्राइमरी फोकस क्या थे, यानी कहां पे ध्यान दिया गया था। पहला खेतीबाड़ियों पे यानी एग्रीकल्चर पे, जो आपकी खेत है किसानों भाइयों के लिए, ठीक है। फिर दूसरा एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन पे यानी उसकी सिंचाई के लिए ध्यान दिया गया था कि अगर हम खेती करेंगे तो उस पर सिंचाई भी तो करेंगे, ठीक है, बिना सिंचाई के कैसे होगा। फिर तीसरा उसके बाद पावर के साथ साथ इकोनॉमी पे और जंग के लिए आपको हथियार बनाने पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। अगर कभी मान लो हुई हथियार वर्ल्ड वॉर 3 तब उसके लिए पहले से तैयारी रख रहे थे, ठीक है। दूसरा इन्होंने फूड पे यानी खाने की चीजों पे और बेसिक सिक्योरिटी पे लोगों की ध्यान दिया था। फिर आते हैं गांधी, और इस प्लान को बोला जाता है गांधीयन और नेहरूयन।
देखो नेहरूवियन और गांधीयन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान यही दो लीडर थे जो देश को रन कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उनके नाम पे इस प्लान को रखा गया है। अब आगे लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट इज द बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि जो रूरल डेवलपमेंट है यानी कि जो गांव का विकास है उसको इस तरीके से करा जा रहा था कि आने वाले टाइम पे वहां इंडस्ट्रीज लग जाए, लोगों को काम धंधे मिल जाए और रोजगार मिल जाए। ये कुछ 5 ईयर का प्लान था, ये 5 साल में उनको करना था, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 5 साल खत्म होते हैं फिर एक अगला प्लान शुरू होता है 1956 से, यहीं से अगला प्लान शुरू और 1961 तक चलता है, ठीक है। और इस प्लान के अंदर क्या हुआ था, इस प्लान की बेसिकली क्या प्रायोरिटी थी, वो था आपका हैवी प्रायोरिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, हैवी मशीनरी, पावर और कैपिटल गुड्स। आपको क्या क्या चीजें और बढ़ानी थी इस सेकंड प्लान में बता रहा हूँ, सेकंड प्लान में आ गए, ठीक है। सुनो, सेकंड प्लान में इन्होंने बोला हमें स्टील्स की मशीनरी लगानी है, हमें स्टील्स का उद्योग करना है और ज्यादा, ठीक है, हैवी मशीनें बनानी है, पावर चाहिए हमें और कैपिटल गुड्स चाहिए जो पैसा पहुंचाए देश में, तो ये सब चीजें बनाने लग गए थे। फिर आगे लिखा है सैक्रिफाइस कर दिए थे इन्होंने छोटे छोटे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को और रिड्यूस करना चाहा इंपोर्ट को। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, देश को अलग देश के साथ व्यापार से जोड़ दिया था और दूसरे देशों का जो व्यापार हो रहा था तो उसमें हम चाह रहे थे कि हमारा सामान जो है इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, और वो आज तक चल रहा है। आज तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने की सोचते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम ज्यादा कुछ बेचेंगे वहां भेजेंगे उनके पास तभी तो पैसा वहां से अंदर आएगा। अगर हम चीजें को खरीदेंगे बाहर से तो पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो देश में पैसा लाने के लिए हमने क्या करा, इंपोर्ट को कम किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया था। क्लियर है? चलिए तीसरा प्लान की बात कर लेते हैं। थर्ड प्लान जो आया था, सेकंड प्लान 1961 में खत्म हो चुका था। मैं दोबारा बता दूं, पहला प्लान कब आया था, जल्दी बताओ भाई, सुनो, 1951 में। खत्म कब हुआ था, 1956 में। दूसरा प्लान इसके बाद आया था 1956 से 1961 में खत्म हो गया था। तीसरा प्लान आया था 1961 में। अच्छा, जो थर्ड वाला प्लान आया था इसमें क्या किया था भैया, ये बता दो जरा। थर्ड वाले प्लान में इसमें क्या किया था ये बता दो जरा। थर्ड वाले प्लान में क्या हुआ था ये बताओ। सुनो, जो तीसरा प्लान आया था इसमें क्या हुआ था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी कि उद्योगीकरण हुआ था। बहुत ज्यादा फैक्ट्री आ गई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज बसाई गई थी जहां से लोगों को क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी। अब लोग है ना खुद ज्यादा थोड़े से पढ़े लिखे जैसे टाइप के हो गए थे, क्योंकि उस समय क्या है स्कूल वगैरह धीरे धीरे खोलने की बात चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, एनुअल प्लान्स जो थे उसमें क्या क्या चीजें आई थी। यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो चालू कर दिया गया था, हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद 1974 का जब प्लान आया, 1969 से 1974 का प्लान, ये वाला प्लान, ठीक है। अगला प्लान जब आया इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ था पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का, और जो पॉवर्टी है उस पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे सरकार ने कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कुछ अलग अलग नीतियां बनाई गई थी, कुछ अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है। क्लियर है? अगला प्लान है 1974 से लेके 1979 तक का, जिसमें ना प्लान का नाम भी लिख दिया था इन्होंने। प्लान का नाम था गरीबी हटाओ। प्लान का नाम क्या था, यहाँ पे आप लिख लो ना, यहाँ पे आप लिख लो GARIBI, गरीबी हटाओ। ये प्लान का नाम था, इनका बाकायदा प्लान का नाम था, जिसमें ये चाहते थे कि जो पॉवर्टी है वो खत्म हो जाए देश से। और जब पूछेगा ना एग्जामिनर की 1974 का जो प्लान था या जो फोर्थ स्टेज का प्लान था उसका नाम क्या था, गरीबी हटाओ, ठीक है, याद रखना। अब इस प्लान में क्या हुआ था, रिमूव पॉवर्टी, यानी इन्होंने एक स्लोगन बना दिया था। और स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, कह रहा है सेंट्रल स्लोगन अंडर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन बताया था, गरीबी हटाओ। इनका जो एम था वो था एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और रिड्यूस कर देना पॉवर्टी को, और रिलीजियस को इम्बैलेंस करना, जो रिलीजियस इम्बैलेंस है उसको ठीक करना, ठीक है। फिर लिखा है प्रमोट सोशल जस्टिस और वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम बनाना है, सोशल जस्टिस को इंप्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे अगला पॉइंट आ जाता है सिक्स्थ प्लान जो आया था इनका, 6th to 8th प्लान जो आया था, यानी कि ये वाला 1980s की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका रिलैक्सेशन मिल गया था, आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए गए थे। कंपनीज जो खुलना चाहती थी, जो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर बनाना चाहते थे, किसी भी तरीके की अगर आपको इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आपको इंकरेज करना था प्राइवेट सेक्टर को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ताकि विदेशी मुद्रा अपने देश में आके लगे और यहां से आपको और ज्यादा पैसा मिले। फिर लिखा है 6th प्लान आया था 1980 से 1985, जो कि अभी मैं ये बता रहा हूँ, 1980 से 85, 1922 से 1977, ठीक है, 1997 सॉरी, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं हमारा ये वाला प्लान जब आया था, इसमें क्या हुआ था, फिजिकल डेफिसिट्स जो है
इसको फेस किया गया था, एक्सटर्नल डेब्ट को फेस किया गया था 1980 वाले में, ठीक है, और बैलेंस करा गया था पेमेंट के क्राइसिस को इस वाले प्लान में, ठीक है। अब जब ये वाला प्लान आया तो यहाँ की चीजें बैलेंस हो चुकी थी, जब यहाँ की चीजें बैलेंस हो गई थी फिर आया था 1992 वाला प्लान, ठीक है। 1992 वाला प्लान आया था तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था और ग्लोबलाइजेशन किया गया था, ठीक है। इस जगह पे ये तीन चीजें इस जगह पे आई थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा क्या हुआ था। तो एक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उसके साथ साथ आपका हुआ था प्राइवेटाइजेशन। अगला प्लान आता है उसके बाद 12 ईयर प्लान पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ प्लानिंग कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ इसके बाद आया था 12 ईयर प्लान पीरियड, यानी कि 12 साल का एक बड़ा सा प्लान आया था जिसमें वो 12 साल काम करने वाली थी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। 12 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें सोच रखी थी कि 12 ईयर प्लान में किस किस मुद्दों पे, किस किस चीजों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ने ये सोच रखा था कि इसको हमें मार्केट ओरिएंटेड बनाना है, देश को कैसा मार्केट ओरिएंटेड बनाना है, ये उनका 12 साल का प्लान था। और इसमें उन्होंने फोकस किस पे करा था, सबसे पहले फोकस था फास्टर ब्रॉड एक्सक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, यानी बाहरी और अंदरूनी यानी इंक्लूसिव ग्रोथ दोनों पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रोथ करनी है। दूसरा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स करने हैं, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, मशीनरी या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना है, ये सारे इनके गोल्स थे, ठीक है। और ये टॉप टू डाउन अप्रोच थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अपने बिजनेस में पढ़ा है, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक होता है संवाद आता है जिसमें, क्लियर। अगला पॉइंट आता है उसके नीचे ट्रांजिशन ऑफ नीति आयोग टू 2015। अब आपको पता है एक नीति आयोग आया था 2015 के अंदर, ठीक है, रिप्लेसिंग बाय प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस करके नाम बदल के अब रख दिया नीति आयोग। कह रहा है ये जो नीति आयोग आया था इसको डिसॉल्व किया गया था 2015 में और रिप्लेस कर दिया था उसी टाइम नीति आयोग से, ठीक है। पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। नीति आयोग का मतलब होता है, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप समझ रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। कह रहा है ये कैबिनेट रेवोल्यूशन में 1 जनवरी 2015 के अंदर इसको अप्लाई किया गया था, यानी इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। इसके रेशनल क्या थे, इसके रैशनली क्या थे, यानी इसके प्लान्स क्या थे। सबसे पहले लिखा आपको शिफ्ट करना था सेंट्रलाइज प्लानिंग को कोऑपरेटिव फ्रीडम में, ठीक है। आपको पॉलिसीज बनानी है, आपको थिंक टैंक्स बनाने हैं। थिंक टैंक मॉडल होता है वो, मतलब ऐसा मॉडल जहां पर आप बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हो, बहुत ज्यादा देश के बारे में कुछ आगे बड़ा करना चाहो, ठीक है, तो ऐसे मॉडल्स बनाए गए थे। फिर इसमें बताया गया कि आपको प्लानिंग जो है मोर फ्लेक्सिबल रखनी है, पावर डिसेंट्रलाइज रखनी है। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है पावर का विकेंद्रीकरण, पावर को बांट देना। अब कैसा होगा अगर एक इंसान के हाथ में सारी पावर आ जाए, नुकसान ही होगा ना, बर्बादी हो जाएगी सारे में। तो भाई इस तरीके की पावर को बोलते हैं ऑथोरिटेरियन, मगर हमें डिसेंट्रलाइज रखनी थी पावर को, ठीक है। फिर आगे लिखा है आपको एविडेंस बेस्ड रिसोर्सेज रखने हैं, आपको रिसोर्सेज का एलोकेशन कराना है। जो लोग काम करना चाहते हैं, काम धंधा में जाना चाहते हैं, तो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाए, ठीक है। चलिए आगे फिर अगला पॉइंट आता है उसके नीचे, अगला पॉइंट है अचीवमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ द प्लान एरा। कह रहा है इसके कुछ अचीवमेंट और इसके कुछ क्रिटिसिज्म जो थे इस प्लान एरा के, वो समझ लेते हैं। देखो कोई भी चीज के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। अब उसकी जो अच्छी चीजें होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, अचीवमेंट्स। जो बुरी चीजें होती हैं वो क्या हो जाती है, उसके क्रिटिसिज्म्स हो जाते हैं। तो इसमें कुछ अच्छी और बुरी चीजें थी जो इसके प्लान्स में। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ मेन रोल क्या है नीति आयोग का, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है नीति आयोग के फंक्शन थे पॉलिसी थिंक टैंक, ये लिख लो, नीति आयोग के फंक्शन बता रहा हूँ। पॉलिसी थिंक टैंक यानी पॉलिसीज बनानी थी। दूसरा कंसल्ट बॉडीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों की एक अच्छी बॉडी बनानी थी। बॉडी मतलब होता है वहां की रीतियां, वहां की नीतियां, प्लान्स डेवलप करने वहां पे। फिर लिखा है फ्लैगशिप प्रोग्राम होना चाहिए, मॉनिटर और इवैल्यूएट होना चाहिए, यानी कि वहां के जो भी नीतियां या प्लान आयोग बनाएगी उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए कि वो प्लान अच्छे से काम करें। फिर उसके नीचे लिखा है कंपोजिशन, कंपोजिशन में थे चेयरपर्सन जो कि थे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन जो थे वो फुल टाइम मेंबर थे। हमारे दो तरीके का काम करते थे, एक इकोनॉमिस्ट का और दूसरा सेक्टर एक्सपर्ट्स का। फिर आते हैं गवर्नमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल में हमारे इंडिया के जो चीफ मिनिस्टर थे सारे ही स्टेट्स के, वो सारे जो गवर्नमेंट थे वो उनको संभाला करते थे। अब मेन रोल की बात करें तो मेन रोल में इन्होंने इनकरेज करा था सेंट्रल प्लानिंग को, डिसीजन लेना और स्ट्रेटजीज बनाना। दूसरा इनका मेन काम था लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजीज विजन करना, यानी कि लंबे टाइम तक जो प्लान बन रहे हैं उनको आपको विजन करना है, देखना है। जो 15 साल के, 7 साल के, 3 साल के ऐसे जो प्लान्स हैं उनको आपको ठीक करना है।
फिर आता है मॉनिटर एंड इवेल्युएट। क्या होता है मॉनिटर? मतलब होता है आपको ट्रैक करना है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे लेके आया गया था, उसके बाद आया था आयुष्मान भारत, फिर आया अब डिजिटल इंडिया। तो ये सारी क्या है, एक प्लान है, पॉलिसीज है देश को आगे ग्रोथ करने के लिए। तो ये सारे प्लान उसमें आपको दिए गए थे। अच्छा, अब इसके नीचे ना एक छोटा सा डिफरेंस है कि नीति आयोग क्या होता है और प्लानिंग कमीशन क्या होता है। देखो दोनों ही सेम है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नीति आयोग सॉरी जो है वो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 का था, नीति आयोग 2015 का था। 1950 में जो आपका प्लानिंग कमीशन था बस उसी को नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कुछ नई नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर दी गई थी, ठीक है। जो अप्रोच थी वो कैसी थी, टॉप टू डाउन, किसमें, प्लानिंग कमीशन में। और जब नीति आयोग आया इसकी अप्रोच कैसी थी, बॉटम टू अप अप्रोच, यानी नीचे से चालू करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, इनकी अप्रोच ऐसे थी। फिर आते हैं 5 ईयर प्लान। देखो यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन था, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में, डिफरेंस बता रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन जो था इसके अंदर 5-5 साल के क्या बनाए गए थे, प्लान्स बनाए गए थे। मगर जब नीति आयोग आया तो उस 5 साल को बढ़ा करके 12 साल कर दिया कि अब हम 12-12 साल के लिए प्लान बनाएंगे सीधा, ठीक है। 5 साल छोड़ो, सीधा 12-12 साल के प्लान होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फोकस किस पे था, जो प्लानिंग कमीशन का फोकस था वो था संसाधनों का एलोकेशन कैसे किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जाए और इकोनॉमिक को डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और नीति आयोग का जो फोकस था वो कहाँ पे था, एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी की, ठीक है। समझ में आया? ये था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। भूलना मत, दोबारा बता दूं, प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था जिसको रिप्लेस करके 2015 में 1 जनवरी को नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग में 12 साल के प्लान बनाए जाते थे, जबकि प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल के प्लान बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये इसके मेन हाइलाइट्स हैं इनके दोनों के। डिफरेंस पूछ लेता तो भूल मत जाना। सुनो, अगला पॉइंट है अचीवमेंट एंड क्रिटिसिज्म्स। अचीवमेंट पढ़ते हैं फिर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। कह रहा है अचीवमेंट के अंदर पहला है फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है आपने एक अच्छा फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, जैसे पावर प्रोजेक्ट अच्छे हो गए थे, इरिगेशन अच्छी हो गई थी, स्टील प्लांट्स हो गए थे, रेलवे, पोर्ट और ऐसी बहुत सारी चीजें, बैकबोन जो थी हमारी ग्रोथ के लिए वो बन चुकी थी। दूसरा फूड सिक्योरिटी और ग्रीनरी, यानी कि एग्रीकल्चर पे अच्छा ध्यान दिया गया था, सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया था, लोगों को रोजगार मिल रहे थे और डिपेंड किस पे हो गए थे हम, इंपोर्ट पे, ठीक है। फिर लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड। क्या हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज आनी चालू हो गई थी, स्टील आ गई थी, केमिकल्स आ गए थे, जहां से हम प्राइवेट सेक्टर जो है वो और ज्यादा डेवलप कर पा रहे थे। फिर आया ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन मिला, हेल्थ अच्छी होने लग गई, पॉवर्टी खत्म होने लग गई। और हमने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो था, यानी HDI जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें ह्यूमन की जो पहले के मुकाबले जो काबिलियत थी वो ज्यादा बेस्ट आ रही थी, ठीक है। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज इसमें जो है वो बुरी हुई थी। सबसे पहला आता है ओवर सेंट्रलाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स थे जो पुराने टाइम पे इतने ज्यादा डीप नहीं काम कर पाते थे, जो ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। फिर आ रहा है लाइसेंस राज। कह रहा है लाइसेंस राज के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिनको लाइसेंस की जरूरत नहीं हुआ करती थी, मगर उन्होंने उस चीज के ऊपर भी लाइसेंस लगा रखा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें जब पता चला कि हर चीज के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता, तो उन लाइसेंस वाले सिस्टम को खत्म किया गया, ठीक है। कह रहा है स्लो रिफॉर्म बिफोर 1991। 1991 से पहले रिफॉर्म जो थे वो बहुत ज्यादा स्लो थे, धीरे धीरे काम चल रहा था और देश जो है इतनी तरक्की से उन्नति नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर आपके जो इनएडिक्वेट आउटकम्स हैं, यानी कि जो आप चाहते हो वैसे आउटकम्स ना आना, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा लार्ज सेक्शन बनाया, आपने ग्रोथ करी, वर्कफोर्स लगाई, मगर फिर भी आप लोगों के वो पॉसिबल नतीजे नहीं आ पाए जो आप चाह रहे थे, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म है सारे, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, किस तरीके से नेचर ने प्लानिंग करी थी कंटेम्प्रेरी इंडिया में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉडल कैसी थी। मॉडल इट्स नॉट अ टॉप डाउन ब्लूप्रिंट। कह रहा है ये टॉप डाउन नहीं थी, ये बॉटम टू डाउन, बॉटम टू अप थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आता है रिलीजियल इम्बैलेंस। रिलीजियल इम्बैलेंस, देखो जब मैं वर्ड की बात करूं रिलीजियल इम्बैलेंस, तब आपको ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देश को पढ़ा रहा हूं, मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, तो इकोनॉमी में यानी देश में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। देश में इम्बैलेंस कैसे हो सकता है, मान लो किसी को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, एक टाइप के लोग जो है वो पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ अमीर लोग जो है पढ़ पा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, ये क्या है, एक टाइप का इम्बैलेंस हो जाएगा। देश में हुआ ना इम्बैलेंस। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, जैसे कि इनकम का इम्बैलेंस है। अमीर आदमी जो है बिजनेस से पैसे बना रहा है,
गरीब आदमी रोज धक्के खा के जॉब पे जा रहा है, सैलरी कट रही है, छुट्टियां कर रहा है, सैलरी काट रहे हैं, ठीक है, इनकम का क्या है, इनबैलेंस है। 10,000 में वो काम कर रहा है, एक इंसान 1-1 करोड़ कमा रहा है घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन इम्बैलेंस है, इनकम इम्बैलेंस है। एम्प्लॉयमेंट अब देख लो, एम्प्लॉयमेंट कहीं किसी को मिल रही है और कहीं किसी को प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। फिर हेल्थ और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है, इसकी वजह से रिलीजियस और ज्यादा इम्बैलेंस होता जा रहा है, ठीक है। इन इम्बैलेंस के कारण जो है इसके कुछ की डायमेंशन बना दिए गए थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेस ऑफ रिलीजियस इम्बैलेंस। कॉजेस, इम्बैलेंस के कॉजेस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले कॉजेस मैं आपको समझा रहा हूं। कॉजेस है हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। कौन से फैक्टर है, हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी कि कुछ ऐसे कॉलोनिकल लेगेसीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये जो कुछ स्टेट है ये पोर्ट डेवलपमेंट नियर कोस्टल एरियाज पड़ते हैं, यानी ये वो देश है या ये वो स्टेट है, सॉरी देश बोल गया, ये वो स्टेट है जो कोस्टल लाइन के पास पड़ते हैं। और कोस्टल लाइन के पास होने की वजह से यहाँ का जो नेग्लेक्टेबल वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर आता है लोकल स्पेसिफिकेसी, कह रहे लोकल लोकेशन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है जो पोर्ट है या जो बंदरगाह है या जो भी ऐसी चीजें बनाई गई हैं वो वहां बनाई गई है जहाँ कोस्टल एरियाज है, जहाँ पोर्ट है, बेंगलुरु वगैरह हो गया, ठीक है। हर जगह पर इसको ना बना पाना, हर जगह पर इसको नहीं बना पा रहे, इस वजह से क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर और अराइज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आता है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन में। जो पॉलिसीज हैं वो कहीं कुछ स्टेट्स के लिए बनाई जाती हैं, जैसे गिनी रेवोल्यूशन बनाया, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में काम आ रही है। ये बाकी जो साउथर्न कंट्रीज हैं, ये साउथर्न आप देश कह सकते हो या उसके स्टेट्स कह सकते हो, वहां पर काम नहीं आ पा रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज बनाई गई, मगर ये भी कुछ कुछ जगहों पर काम करती हैं, कुछ जगहों पर काम नहीं कर पा रही हैं। जैसे आपकी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में, ऐसी जगह पे आपकी वेव ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, तो यहाँ पर काम नहीं कर पा रही, ये भी इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट गैप्स। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जहां पर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जा रहा है, वहां कहाँ का है, वहां की रोड अच्छी हो जाती है, एयरपोर्ट बन जाते हैं, पावर ग्रिड्स बन जाती है। मगर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी ना कोई रोड है, ना कोई पावर है, ऐसे कुछ, ना फिर कोई एनर्जी है, ना मशीनरी है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो भाई जहां पर ये सब चीजें नहीं पहुंच पा रही, वहां क्या है, एक इम्बैलेंस पहुंचता है। वहां पहुंचती है बेरोजगारी, वहां पहुंचती है पॉवर्टी, वहां का हिस्सा जो है वो पिछड़ा हुआ लगेगा बाकी देश के मुकाबले। क्लियर है। फिर आगे आता है सोशियो पॉलिटिकल। सोशियो पॉलिटिकल के अंदर आता है जहां पर पब्लिक सेक्टर आता है, वहां डेवलपमेंट बहुत धीमे धीमे होता है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन आ गया, वहां पे डेवलपमेंट बढ़ रही रफ्तार से हो रहा है, ठीक है। फिर आता है डेमोग्राफी एंड ह्यूमन कैपिटल का फैक्टर जो है, लो लिटरेसी रेट है। जहां के लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, तो वहां की जो एरिया है, वहां सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। और जहां के लोग इलिटरेट हैं या पढ़े लिखे नहीं है या जो कम पढ़े लिखे हैं, वहां की जो सोसाइटीज है वो कम डेवलप होती है, ठीक है। वहां ज्यादा गैप आ जाता है, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस। इसमें कंसिक्वेंसेस देखा, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सारे मैंने करा दिए, देखो हिस्टोरिकल, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो डेमोग्राफिक, ठीक है। अब हम कंसिक्वेंसेस की बात करेंगे। पहला कंसिक्वेंसेस है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। ये रहा इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में लिखा है कि आपका जो यूजुअली रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज करते हो वो इनसफिशिएंट है। आपके जो खाने के चीजें हैं, आपको जो फूड है, आपकी जो कमाई है वो इनसफिशिएंट है। जब रिसोर्सेज पूरे नहीं होंगे तो अच्छा ना खा पाओगे, ना न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ना फिर आप आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। ये चीज हो जाता है। फिर आगे लिखा है उसके बाद सोशल टेंशन एंड रिलीजियम। ये रहा सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल के अंदर लिखा है कि जहां पर आप जो है कुछ एक्सट्रीमली नहीं कर सकते, ठीक है। आप समाज में खुल के कुछ चीज नहीं कर सकते, ठीक है। समाज में करने लायक आपके पास ना जॉब है, ना आपके पास कुछ अच्छा हेल्दी रिसोर्सेज है, ना आपके पास कोई न्यूट्रिशन है, तब उस जगह पे अगर आपको सोचना पड़ता है तो ये कंसिक्वेंसेज हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंट। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन्वायरमेंट। यानी कि कभी कभी जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको सेटल डाउन होने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, ठीक है। इन्वायरमेंट है आपका, इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे रही। फिर लिखा है जो चिल्ड्रंस है वो बैकवर्ड है, यानी कि जो आपके आसपास के मोहल्ले के बच्चे हैं वो काफी बैकवर्ड एरिया से आते हैं, वहाँ की एजुकेशन काफी लोअर आती है, हेल्थ फैसिलिटी स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे जो जनरलाइजेशन पॉवर्टी है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी सोसाइटी या ऐसा इन्वायरमेंट अगर आपका होगा या ऐसा सोशो कल्चर आपका होगा तो आपकी जो कमी है, जो आपका जो कंसिक्वेंसेज है वो और ज्यादा बढ़ेगा, यानी रिलीजियल इम्बैलेंस तो होगा, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर ऑफ रिड्यूस इम्बैलेंस। हमने ना कुछ तरीके निकाले हैं
इम्बैलेंस को जब हमने देखा तो हमें लगा कि इम्बैलेंस को कम करना चाहिए। जहां के लोगों पर खाना नहीं पहुंच पा रहा, सर्विसेज नहीं मिल पा रही, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हाँ, तो वहां के लोगों के लिए क्या करा गया, मेजर करा गया और रिड्यूस करा गया इम्बैलेंस को। कैसे रिड्यूस करा जाएगा समझते हैं। सबसे पहले लिखा है टारगेटेड इंडस्ट्रियल बनाई जाएगी, यानी कि जहां जहां हमें पता है इंडस्ट्री की जरूरत है, लोगों की आबादी ज्यादा है, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां पे उसको सेट किया जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड एरियाज में पानी पहुंचाया जाएगा, सर्विसेज दी जाएगी, वहां के रोड इंप्रूव किए जाएंगे। ये आया टारगेटेड इंडस्ट्रियल में। दूसरा आया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो ना आपके इंसेंटिव्स पे वर्क करेगी, बिल्डिंग कैपेसिटी बनाएगी, लोकल जो बॉडीज है वहां पे पंचायत रखेगी। पंचायत क्या करती है, पंचायत बेसिकली चेक करेगी कि टाइम टू टाइम आपको हर चीज उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। कभी कोई ऐसा हो कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कभी किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही, तो ऐसी चीजें वहां पे दोबारा से क्रिएट ना हो, इसके लिए इसको क्या करा गया, रिड्यूस करा जा रहा है इम्बैलेंस को। फिर तीसरा पॉइंट है सोशल सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स, यानी कि सरकार ने क्या करा, स्कीम निकालनी चालू कर दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बैकवर्ड रीजन के लिए और ग्रांट फंड निकाल दिए, और ऐसी और भी काफी स्कीम्स जो है बनाई जा रही थी। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अगला पॉइंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में आपकी एजुकेशन क्वालिटी ध्यान दी, स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने पे ध्यान दिया, और जितने भी अंडर डेवलपिंग रीजन्स है उनको डेवलप करने पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ और आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, साइकिल ऑफ पॉवर्टी को कम किया जाएगा और लो प्रोडक्टिविटी को हाई किया जाएगा, ठीक है। अगला है इंसेंटिव एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। कैसे आप अपने इंसेंटिव्स को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बचा सकते हो। देखो, पहले होता था टैक्स हॉलीडेज, स्टैंप ड्यूटी, इन सबको कम किया गया ताकि जो गरीब लोग हैं उनसे इस सब का पैसा नहीं निकल पा रहा था। फिर उनके लैंड के प्राइजेस में सब्सिडी प्रोवाइड करी ताकि वो अच्छा घर खरीद सके और अपना मकान बना के रह सके। सिंगल विडो जो थे, यानी कि जो विधवाएं औरतें थी जिनके आदमी लोग नहीं होते थे, उनको भी आगे गवर्नमेंट ने क्या करा, रिस्क रिड्यूस करी, उनको भी कुछ आगे हेल्प करी गई, उनके लिए कुछ पॉलिसीज और नीतियां बनाई जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ पॉवर्टी। कह रहा है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है पॉवर्टी की, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है लिमिटेशन ऑफ इनकम बेस्ड पॉवर्टी। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। इनकम बेस्ड पॉवर्टी क्या होता है, जहां पर आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा या इतना सफिशिएंट धन दौलत नहीं है जो आप खरीद सको। मान लो अभी मैं दुकान पे गया, मुझे भूख लगी, मेरे को ब्रेड खरीदना है, ब्रेड का पैकेट है 30 रुपए का और दूध की थैली है 40 रुपए की, मैं नहीं खरीद पा रहा भाई। 70 रुपए का एक टाइम का खर्चा, और मेरी जो सैलरी है, मेरी जो कमाई है वो मान लो 200 रुपए कमाई है दिन की, तो मैं इतना कहां से खर्च कर दूं, अपनी सैलरी का 40% खर्च कर दूं, फिर मेरे पास बचेगा क्या। तो यहाँ पर यही चीज प्रॉब्लम आ रही थी कि इनकम बेस्ड पॉवर्टी आ रही थी। इसके लिए इग्नोर करा गया नॉन इनकम को, पुअर हेल्थी को, और सरकार ने क्या करा, इन अप्रोचेस के जरिए सरकार ने कुछ एनजीओ बनाए जो गरीब लोग हैं, जो खाना वाना नहीं खा पा रहे, वो खाना खा पाएंगे, ठीक है। वो जाके वहां पे फ्री में कुछ चंद पैसों में जाके आप खाना ले सकते हो। सरकार ने हेल्पिंग पॉलिसीज एक तरीके से चालू कर दी ताकि आप खाना वगैरह खा पाओ। आपके फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल्स थोड़े बना दिए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया। फिर लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, हाँ, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी क्या है, देखो सुनो। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी अप्रोच जो बनाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशन, इसके अंदर आपने ना ये पढ़ोगे कि कौन से सर्वल डायमेंशन ऐसे हैं, कौन से डायमेंशन ऐसे हैं जहां पॉवर्टी पाई जाती है। पहला लिखा लो इनकम की वजह से पॉवर्टी होगी, पुअर हेल्थ की वजह से पॉवर्टी होती है, लो एजुकेशन की वजह से पॉवर्टी होती है, लैक ऑफ एक्सेस वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये आपका एसडीजी गोल्स का गोल है, मैंने याद कराया पीछा, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन नहीं मिलने की वजह से पॉवर्टी होगी, सोशल इंक्लूजन एंड डिटर्मिनेशन की वजह से आपकी पॉवर्टी बढ़ती है। तो ये कुछ मल्टी डायमेंशनल है जहां पे आपको ध्यान देना है, जो आपकी पॉवर्टी को बढ़ा सकते हैं देश में। अगला पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है जो मेजर करता है कि इंडिया के अंदर कितने लोग आज भी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, ठीक है। इस इंडेक्स को बनाया गया था क्योंकि इसके कुछ 3 डायमेंशन कोर थे। पहला हेल्थ में क्या आएगा, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, यानी कि जन्म दर, बच्चों की जन्म दर और उसकी न्यूट्रिशन किस तरीके से मिल रहा है, ये ध्यान दिया जाएगा हेल्थ में। दूसरा एजुकेशन,
एजुकेशन में क्या आ गया, स्कूल अटेंडेंस जरूरी है बच्चे की, ईयर ऑफ स्कूलिंग कंपलसरी कर दी, यानी कि अब जो बच्चे होंगे उनको 8वीं तक या 6वीं तक तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा, वरना देश क्या होगा, विकसित नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री एजुकेशन कर दी। फिर आगे आया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये देखा जाएगा कि उनके पास घर है, बिजली है, पानी है, सैनिटाइजेशन है, खाने के लिए फ्यूल है, असेट्स हैं कुछ थोड़ी बहुत, इतना तो बेसिक चीज जो हर इंसान को चाहिए इतना तो उनको देखा ही जाएगा। ये हार्डकोर डायमेंशन थे इंडेक्स के, अगर ये सब नहीं है तो उनको ये उपलब्ध कराया जाए सरकार की तरफ से। ठीक है, अब इन्होंने इन डायमेंशन पे जब ध्यान देना चालू करा तब इन्होंने पाया कि इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी में और भी बहुत सारी चीजें जो है अभी इनसे रह रही है। ठीक है, उन्होंने वो भी चीजें मेजर करी। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे आता है अगला पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के अंदर हम पढ़ेंगे इसके की फीचर ये है कि यूजुअली सरकार ने सर्वे करना चालू कर दिया। आपको पता है हमेशा जनगणना होती है कुछ 10 साल 5 साल में। वो जनगणना इसलिए करी जाती है, एक तो ये पता चलेगी आबादी कितनी है, दूसरा कि आपके पॉवर्टी इंडेक्स चेक किए जाते हैं कि काम क्या कर रहे हो, कोई कितने बच्चे हैं घर में, क्या क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या ड्यूटी पे जाते हैं, क्या क्या उम्र है उनकी। तो ये सब बेसिकली उन्होंने करना चालू कर दिया, हाउस होल्ड ज्यादा के सर्वे, और यहाँ पे उनका सेंसस इकट्ठा होने लगा। फिर आता है इंक्लूड इंडिकेटर्स सच एज, जैसे कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए इनके लिए। पहला है हेल्थ, फिर है एजुकेशन, और दूसरा है हाउसिंग, सैनिटाइजेशन वगैरह पे ध्यान देना, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बनाया गया। ठीक है, फिर आएगा फाइंडिंग टिपिकल शो। अब आपको उनके लिए क्या क्या करा गया टिपिकल शो वो बताए जा रहे हैं। कह रहा है रूरल और अर्बन दोनों में काफी डिफरेंस है, ये एक मल्टीनेशनल पॉवर्टी है। ठीक है, कह रहा है उसके बाद स्टेट वाइज हमने देखा, स्टेट वाइज भी कुछ ऐसे सेंट्रल स्टेट्स पाए गए जहां पॉवर्टी रेट जो है वो हाई है। ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अब यहाँ पे कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करी गई थी, मैंने बताया था ना, एसडीजी गोल्स बनाए गए थे, एमडीजी गोल्स बनाए गए थे। उन गोल्स का काम यही था। एसडीजी का गोल्स नंबर 3 जो था वो इन्हीं के लिए बनाया गया था, यानी हेल्थ पे ध्यान दो। एसडीजी का गोल नंबर 4 बनाया गया था, एजुकेशन पे ध्यान दो। एसडीजी का गोल नंबर 1 ही बनाया गया था पॉवर्टी खत्म करने के लिए। तो ये गोल्स बनाए गए ताकि इनकी जो बेसिक लाइफ है वो इंप्रूव हो सके। फिर आते हैं कि मल्टीनेशनल अप्रोचेस जो है जो पॉवर्टी को कम करती है, ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखो भाई, अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं भारत की, तो भारत हमारा पूरा एक देश है, एक घर है। इस घर में कुछ हिस्से जो है वो गरीब हो जाएं और कुछ हिस्से अमीर हो जाएं तो देश अच्छा थोड़ी लगेगा। और देश में एक नेशनलाइजेशन था और देश में ना सबको इक्वल लाने के लिए ये सब काम किए जा रहे थे। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रिवील किए गए थे हिडन डिप्रीवेशंस, जहां पर हेल्थ, एजुकेशन और स्कूलिंग पे ध्यान दिया जाएगा। फिर प्रायोरिटी पॉलिसीज बनाई गई, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी जो इन लोगों की हेल्प करेगी। फिर गवर्नमेंट ने प्रमोट करे थे कुछ ऐसे नीतिज को और पॉलिसीज को, जैसे कि मनरेगा, यानी कि किसी किसी को फ्री में जो है वेजेस, उतना लिमिटेड वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इनकी जो किसान जो खेती करेंगे उन खेती के बाद अगर मान लो उनका सामान कहीं बाहर नहीं बिक रहा तो सरकार उसको कुछ मिनिमम पैसों पे खरीद लेगी और सरकार उसके बदले उनको पैसा दे देगी, जिससे वो अपना खाना पीना चला पाएंगे। सरकार ने एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिमिट सेट कर दी कि बच्चों को इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके नीचे नहीं पढ़ेंगे तो वो अनपढ़ रह जाएंगे। तो बेसिक चीजें उन्होंने सेट करी है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो यहाँ पर नहीं है। अब वो पॉइंट मैं यहाँ पे उतारने वाला हूँ, नोट डाउन करवाने वाला हूँ। तो अभी तक ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको नोट कर लो, उतार लो अपने हाथ से, अपने पॉइंट्स बना लो। ठीक है, और फिर पानी वानी पीना है पानी वानी पी लो, जब तक मैं दूसरा उतारता हूँ आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से। चलिए भाई शुरू करते हैं फिर अगला पॉइंट। आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया था वो उतार लिया होगा। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, देखो पॉपुलेशन हमारे देश में आप सबको पता है आज के टाइम पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जब हमारे देश के अंदर है तो उस पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं फायदा होता है और कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म्स है, यानी कि नुकसान भी है। तो पहले देखते हैं कि उस पॉपुलेशन से क्या फायदा है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने का। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि एक ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन प्रोवाइड ए लार्ज लेबर फोर्स। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा क्या प्रोवाइड करती है, एक लार्ज लेबर फोर्स। जैसे मान लो एक खेत है, ठीक है, और हमारे देश में इसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी और इतना सा मेरा खेत है तो क्या मेरे खेत के लिए लेबर मिल नहीं जाएगी? तो भाई आराम से मिल जाएगी। ठीक है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो ऐसे ऐसे हजारों खेतों को आराम से जोत के सिंचाई कर सकती है। ठीक है, तो ये फायदा है पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है तो उसके बेनिफिट है। अब नुकसान क्या है? देखो अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन खाना भी खाएगी, यानी रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी, फूड कंज्यूम करेगी, न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगी।
साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, यानी उनको रहने के लिए सोसाइटी, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चाहिए। उसके साथ साथ अब उनको क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए पैसे चाहिए, कमाई की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन के थोड़े क्रिटिसाइज हो जाते हैं, यानी कि कौन हो जाते हैं, प्रोस और कॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि सिंपल टर्म में अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन के जो ट्रेंड है वो भारत में अगर वो समझा जाए, सबसे पहला होता है साइज। सबसे पहला क्या है, साइज, यानी जो पॉपुलेशन है उसका साइज बहुत बड़ा है, 1.4 बिलियन के अराउंड जो है पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की। दूसरा यहाँ पे बताया है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है वो 28th ईयर के अराउंड आती है एवरेज एज। जो इंडिया में पॉपुलेशन है उसकी जो एज है वो 28 साल के अप्रोक्स है, अप्रोक्स 28 साल के अप्रोक्स हमारी एवरेज एज जो है वो आती है पूरे देश में। उसके बाद अर्बनाइजेशन जो है हमारे देश का वो 36 से 40% अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि हमारे देश किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो 36 से 40% जो हमारा देश है वो डेवलप किया जा रहा है इस पॉपुलेशन के द्वारा। अगर हम बात करें फर्टिलिटी की, तो फर्टिलिटी में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ पे लिखा है नियर रिप्लेसमेंट नेवर फर्टिलिटी। ठीक है, और इसके नीचे अगला पॉइंट है राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक डिमांड कैसे जो है अराइज होती है। डोमेस्टिक डिमांड अराइज होने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि मोर पीपल मीन, यानी जब ज्यादा लोग होंगे उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा पीपल होने से क्या होगा, कह रहा है अगर हमारे देश में ज्यादा लोग होंगे तो यहाँ पर फूड की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। कह रहा है अगर हमारे देश में ज्यादा लोग होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टिव डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे जो एमएसएमई है या एंटरप्रेन्योर है वो बनेंगे। ठीक है, हमारे देश में हाई डोमेस्टिक डिमांड जब होगी तब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और सर्विस सेक्टर अच्छा होगा, हेल्प मेंटेन करेगा। साथ में लिखा है हेल्प्स मेंटेन हायर ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, अगर लार्ज पॉपुलेशन हुई तो हमारे पास पूल ऑफ ह्यूमन टैलेंट होगा, हमारे पास ह्यूमन टैलेंट का एक पूरा समुद्र है जिसमें से हम हाथ डाल के कितने ही टैलेंटेड लोगों को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के जो एवरेज लोग आते हैं वो 28 साल के अंदर आते हैं, है ना, और ये जो 15 साल से लेके 55 साल के बीच के जो लोग आते हैं ये सारे के सारे पूल ऑफ टैलेंट से भरे हुए हैं। इनमें से आप हाथ डाल के मुट्ठी भर के या जितना आप बाल्टी भर भर के चाहो उतना टैलेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो टैलेंटेड लोग हैं वो इनोवेशन करेंगे, वो क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा पॉपुलेटेड लोग हैं कि उनका इस्तेमाल भी हम कैसे कर सकते हैं। जैसे लेबर इतने ज्यादा है तो लेबर हमारा देश जो है दे सकता है, इतनी ज्यादा हमारे पास लोग हैं, और हमारे देश में जो इतने सारे लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, कोई इनोवेशन में जा सकता है, किसी को कुछ सिखाओ तो कोई स्किल सीख सकता है। तो यहाँ पर हम इसका अगर करना चाहें तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर पॉपुलेशन जो है हमारे देश पे बर्डन है तो वो किस तरीके से है, कह रहा है प्रेशर ऑफ रिसोर्सेज। अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना कंज्यूम करेंगे, और अभी जैसे बताया था कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, फूड रिसोर्सेज हो गया, ये धीरे धीरे क्या होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। दूसरा डिफोरेस्टेशन होगा, यानी लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, और वो घर कैसे आएगा, जब वो पेड़ों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे, खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे इकोसिस्टम में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक छोटा सा घर है, 50 गज का घर है, इस घर में अभी एक आदमी रहता है तो आराम से रह रहा है। इस घर में अगर मान लो मैं 50 आदमियों को बैठा दूंगा, 50 गज के घर में 50 आदमी बैठ जाए तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि घर के अंदर से बाहर जाने का मन करेगा, घुटन हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज सेम होता है यहाँ पे, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे ह्यूमन की जो कैपिटल है वो भी अफेक्ट होगी। कैसे अफेक्ट होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो कहीं एक खेत है, छोटा सा ये वाला टुकड़ा, ठीक है, खेत मेरे पास इतना ही, रिसोर्सेज मेरे पास इतनी है, मगर मेरी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस खेत में मुझे सिर्फ एक लेबर की जरूरत थी, मैं एक लेबर से काम करा के इस खेत में और अपना खाना खा सकता था। ठीक है, अब हुआ क्या, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि पॉपुलेशन यहाँ पे 10 लोगों की है, मेरे पास खेत में एक ही इंसान को काम कराने की जगह है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लो मैं 2 रख लूंगा। ठीक है, अब 2 रखूंगा तो आधा आधा खेत दोनों के दोनों जोत देंगे, आधा आधा फील्डिंग कर देंगे दोनों। अगर मान लो बाकी जो 8 लोग हैं उनको काम कैसे मिलेगा, सरकार के पास इतनी ही जमीन है, उनको काम कैसे मिलेगा, उनका पेट कैसे भरेगा, उनको पैसे कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने, सरकार ने बोला कि आप 10 के 10 को रख लो खेत पे। अब मैंने 10 के 10 को खेत पे रख लिया तो सारे के सारे इतना इतना काम कर रहे हैं, देख लो
इतना इतना काम कर रहे हैं। ये 10 हिस्सों में खेत डिवाइड हो गया, हर एक इंसान कोई इतना काम कर रहा है, कोई इतना कर रहा है, ठीक है। और उसमें 2 इंसान हो सकता है खाली भी हो, क्योंकि काम जो है ना भाई वो सिर्फ एक आदमी का है। मेरे पास काम एक ही आदमी का है, जॉब एक ही आदमी को दे सकता हूँ। अब 9 लोगों को बैठा के उनको सैलरी देना और उनको काम करवाना, मान लो 3 लोग काम कर देंगे, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, 4 लोग कर देंगे, बाकी जो 6 लोग है वो तो खाली बैठेंगे, लड़ाई करेंगे या तो बातें करेंगे, और उनको सैलरी भी चाहिए। तो ये काम हो जाता है लार्ज पॉपुलेशन में, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का चक्कर आ जाता है। फिर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा भी मैंने आपको समझाया। फिर अगला पॉइंट आ जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है, अगर आपके देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, नंबर 1 की पॉपुलेशन आपके देश की, तो उसका अगर आप सही तरीके से यूज करो तो सही तरीके से यूज भी कर सकते हो, अगर आप उसको वेस्ट करो तो आप वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड में बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपका देश पूरा का पूरा लेबरों पे इफेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास ग्रोथ करने के लिए लेबर्स बहुत सारी है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है आपके पास, और आपके पास पॉवर्टी रेट भी उतना ही ज्यादा आएगा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन आएगी। अब यहाँ पर लिखा है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है। इंडिया के अंदर 60 से 65% की पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में आती है। कितनी? 60 से 65% पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड में आती है, यानी कि 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो 15 साल से लेकर के 55 ईयर्स तक के हैं, यानी 50 इसको 9 बोल दो, 59 या 57 ईयर्स तक के हैं, जो काम करने में अच्छे हैं, उनके पास टैलेंट है, उनको काम की जरूरत भी है, और ऐसे लोगों से हम देश का विकास करा सकते हैं, देश को विकसित करा सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताया गया कि हार्नेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड करने के हार्नेस क्या है। सबसे पहला लिखा है क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो काफी बार होता है कि लोगों के पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना हो, जिस काम को आप करवाना चाह रहे हो वो काम से ना आता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मुझे बिजली का काम नहीं आता, और सरकार बोलते कि आप जाओ और जाके बिजली के काम में लग जाओ और आपको वहां से सैलरी मिलेगी। मुझे जब काम आता ही नहीं है, मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं, मैं ट्रेंड ही नहीं, तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज प्रॉब्लम है। आगे लिखा है जॉब क्रिएशन, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं जॉब, खुद अपनी इंडस्ट्रीज बना सकते हैं ना। फिर लिखा है उसके बाद अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, कि किस तरीके से आप मिटिगेशन कर सकते हैं, आप स्लम्स को अर्बनाइज कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ रिलीजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स बढ़ने की वजह से आपके जो सामने चैलेंजेस आते हैं वो क्या है। पहला है स्किल जॉब मिसमैच का, स्किल्ड और जॉब मिसमैच का चैलेंज बहुत ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल एक कुक है, कुक क्या करता है, खाना पकाता है, यानी फूड खाना पकाता है, ठीक है। अब जब ये जॉब ढूंढने जाता है तो इसको पता चलता है कि सारे रेस्टोरेंट्स में कुक की वैकेंसी जो है वो फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। वैकेंसी जब वो चेक करने निकलता है तो देखता है सारे रेस्टोरेंट्स में कुक ऑलरेडी है। अब इस कुक को क्या करना पड़ेगा, कोई अलग काम करना पड़ेगा। सपोज करो ये लेबर बन जाता है, क्या बन जाता है, लेबर। अगर ये लेबर की तरह काम करेगा, सीमेंट में और रोडी में, डस्ट में काम करेगा, तो इसको काम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्या है, कुक है। अब ना इसको अपनी जॉब मिली ना इसको ये वाली जॉब मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। फिर लिखा है वीक जॉब क्रिएशन, यहाँ पे जॉब क्रिएशन काफी वीक रहता है जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ उतना ही पे करेंगे जितनी उनको नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी इंडस्ट्री में सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है और वैकेंसी 100 लोगों के लिए आ जाए, तो वहां पर फायदा होता है मालिक का। मालिक अपने हिसाब से रेट्स को सेट कर पाएगा। अगर मान लो 10 लोगों की जरूरत होती है, 10 ही लोग आते या 8 ही लोग आते, तो ये लोगों का दबदबा ज्यादा होता, और ये लोग बोलते कि भैया हम 25,000 रुपए महीने की सैलरी लेंगे, इससे कम नहीं काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते थे, मगर जब ज्यादा पॉपुलेशन है ना, तब ये बेचारे ना 10-10 हजार में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भैया 25 क्यों नहीं मांग रहे, 10 के 20 वाले काम को 10 में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई मालिक के पास क्या है, ऑप्शन है कि अगर तू 25 मांगेगा तो मैं तुझे हटा के जो बाकी 100 लोग हैं उनमें से जो 90 लोग बचे हैं उनमें से किसी को काम दे दूंगा, जिसको 9,000 में भी काम चाहिए होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा डोमिनेंस हो जाता है एक तरीके का, ठीक है। रिलीजियस इम्बैलेंस भी होता है यहाँ पे, वो आपको बताया था, ठीक है, शुरू में। फिर लिखा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पर एक खेत है, 10 लोग हैं जिसको खेती करने के लिए दिया है मैंने, ठीक है, और एक ही मेरे को मजदूर की जरूरत है, तो 9 लोग क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड है, उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड लोग।
ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। कह रहा है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है। पहला आता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा आता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं जैसे गवर्नमेंट, बैंक और लार्ज कंपनी और बैंक वगैरह की जॉब जो होती है, सरकारी जॉब्स आती हैं। इनफॉर्मल जॉब्स में आ जाती हैं जैसे छोटी मोटी दुकानदार हैं, कंस्ट्रक्टर लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो गली गली में बेचते हैं सामान, ठीक है, साथ में एग्रीकल्चर है या लेबर है, ये सब आ गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 90% जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर में काम करता है, यानी कि देश का 90% इंसान एग्रीकल्चर वाले खेती बाड़ी में काम करता है आज के टाइम पे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप समझते हैं कि कितने टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट भी टाइप होते हैं? हाँ भाई, बेरोजगारी के टाइप होते हैं। देखो, एक तो वो बेरोजगार होते हैं जो ओपन अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो अभी नहीं हूं मगर पहले था, किसी टाइम पे मेरे पास पढ़ाई है, एजुकेशन है, मगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, मैं हूं अनएम्प्लॉयमेंट। कैसा? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मैं खुली किताब जैसा हूं, ठीक है। दूसरा आता है डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग आते हैं जिनके पास छोटे छोटे काम धंधों की नॉलेज होती है, ठीक है, और उनको वर्क जो है वो स्ट्रिक्टली चाहिए होता है, मगर क्या है कि उनको काम इतना ज्यादा नहीं आता क्योंकि वो अलग अलग काम बहुत सारे करके आ चुके होते हैं, तो एक काम में परफेक्शनिस्ट नहीं होते और इस वजह से उनकी जॉब चली जाती है, ठीक है। ये आता है डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप ऐसे समझो, एक आइसक्रीम वाला है। क्या है? एक आइसक्रीम वाला है, एक आइसक्रीम वाला है। आइसक्रीम वाला सीजनल काम करता है। जैसे मान लो गर्मी का मौसम आया तो उसकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा बिकेगी, आइसक्रीम की रेडिया डालेगा। जब सर्दी आ जाएगी तो क्या कोई आइसक्रीम खाएगा? तब आइसक्रीम वाला क्या बेचेगा? कुछ गर्म चीज बेचेगा। सर्दी के टाइम पे उसको कुछ और बेचना पड़ेगा, या तो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा या तो कुछ और बेचे, क्योंकि आइसक्रीम नहीं बिक सकती। ये सीजनल बिजनेस जो होते हैं इनको बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो सीजन में मिलते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई आदमी जो है वो गांव जाता है सिर्फ गेहूं काटने के लिए। अब गेहूं जो है एक तरीके का ऐसा क्रॉप्स, ऐसी फसल है जो सिर्फ दिसंबर से मार्च के सीजन में उगती है, ठंड के मौसम में उगती है। अब दिसंबर से मार्च में उसने गेहूं मान लो उगा ली और गेहूं काट लिए, फिर जो एम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसके बाद गेहूं उगेंगे नहीं, फिर गेहूं का सीजन जब बाद में आएगा तब उगाए जाएंगे, फिर चावल का आ जाता है। तो ये क्या है? एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीजन के हिसाब से जो आपको काम मिले, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है जहां पर आपको टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अपना सेक्टर डिक्लाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, उस फैक्ट्री में मालिक ने एक बड़ी सी मशीन लगा रखी है और वो मशीन खराब होने की वजह से मालिक ने क्या करा, सेम वैसे ही किसी और नई कंपनी की मशीन खरीद ली, ठीक है। अब आपको वो मशीन चलानी नहीं आती है। जब आपको मशीन नहीं चलानी आती तो मालिक ने बोला कि भाई मैं आपको फ्री की सैलरी क्यों दूंगा, जिसको अब ये वाली मशीन चलानी आएगी मैं जॉब पे उसको रखूंगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? कह रहा है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के कारण क्या है? देखो, लोग पूछते हैं बेरोजगारी है, उसके कारण बता रहा हूँ। कह रहा है स्ट्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लेबर फोर्स ज्यादा है। हमारे इंडिया में लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, मगर हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। फिर लिखा है स्किल जॉब मिसमैच, यानी कि अभी मैंने बताया जिसको जैसी जॉब चाहिए वैसी मिलती नहीं है। जैसे एक शेफ को लेबर वाला काम करना पड़ रहा है, लेबर को शेफ उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का क्या है? जॉब मिसमैच है। फिर आता है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो 90% देश है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एग्रीकल्चर सीजनल है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब, यानी कि जो जॉब है, काफी जॉब ऐसी होती है जो आपको मनचाहा पैसा पे नहीं करती और आपको वहां से जॉब स्विच करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, फिर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के बाद सरकार ने कुछ नया टेक्नोलॉजी लाई 2016 के बाद, आपको पता है वो लाई गिग इकोनॉमी। वो क्या लाई? गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब है आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, जैसे ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, मीशो है, मिंत्रा है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। ये लोग आपको क्या करते हैं? ऑनलाइन जॉब्स देते हैं। रैपिडो है, उबर है, ओला है। यहाँ आप टाइम टू टाइम अपना जॉब जा सकते हो, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। आप 2 घंटा फ्री हो, आप स्कूटी चला लो, आप ड्राइविंग कर लो, आपको जॉब के कुछ पैसे मिल जाएंगे, पे आउट मिल जाएगा, इंसेंटिव वगैरह, ठीक है। तो ये गिग जॉब आती है। गिग जॉब क्या है? आज के टाइम पर मार्केट को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसिंग की जॉब देती है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भैया समझ नहीं आया भाई। सुनो, आप ज़ेप्टो में काम करते हो, ठीक है, ये आपकी कोई परमानेंट जॉब है, आपने उसको छोड़ दिया, अब आप ज़ेप्टो में काम करना चाहते हो या ब्लिंकिट में काम करना चाहते हो, डिलीवरी पार्टनर एज अ, ठीक है।
तो अब आप देख रहे हो कि 11 बज गए और आपको ना 11 बजे सोच रहे हो, जैसे फैक्ट्री जाते थे 9 बजे का टाइम था, आप सोचते थे 9 बजे फैक्ट्री पहुंचूंगा तभी अटेंडेंस लगेगी वरना सैलरी कटेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप रैपिडो वाले हो, आप जेप्टो वाले हो, आप ब्लिंकिट वाले हो, तो फिर बिल्कुल इजी हो गया आप लोगों के लिए आज के टाइम पे। अगर आप 11 बज गए हो और आपको अभी भी जॉब पे जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। अपनी स्कूटी उठाया, अपना हेलमेट लिया और चले गए। 2-3 घंटा डिलीवरी करी, डिलीवरी पहुंचाई, उसके बाद घर आ गए, फिर खाना खाया, फिर चले गए। तो ये आपके अकॉर्डिंग है। ये क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है आपको कि इतने ऑर्डर आपको पहुंचाने, उसके बाद आपको इतना पे आउट मिल जाएगा। ये फ्रीलांसिंग की तरह जॉब है जहां आप अपने मर्जी के मालिक रहते हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं गिग जॉब। गिग जॉब के एग्जांपल में अगर कोई पूछेगा गिग जॉब में क्या है, तो आपको एग्जांपल में लिखना है ओला, और सॉरी ओला कह दिया मैंने यार, वो कल मैंने गोलमाल देख ली, सुनो, ओला और आएगा उबर, ठीक है, या फिर जेप्टो, या फिर फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो इस तरीके के जो जॉब्स हैं जो ऐसे ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है, यानी ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रेडिंग पे, तो उनको आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे इसके ट्रेंड की अगर बात करें तो ये जो 2% वेलफेयर जनरेट करती है ये सारी जॉब्स, ठीक है, देश के अंदर। ये डिजिटल पेनिट्रेशन लाती है, एक तरीके की देश को अर्बनाइजेशन बनाने की हेल्प करती है। फीचर्स क्या है इकोनॉमिक जॉब के? देखो, पहली चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बताया ना कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपको 9 बजे करेक्ट पहुंचना है, लेट हो गए तो सैलरी कट जाएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपका ही मालिक है, आप ही मालिक हो। ठीक है, आपको 10 बजे उठ के जाना है, मुंह उठाया, मुंह धोया, चले गए अपने बाइक लेके रैपिडो का एक चक्कर लगाने, 2-3 ट्रिप मार दी। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आपका कोई वर्किंग आवर ज्यादा लंबे नहीं होते, आपके हिसाब से होते हैं। आपको 1 घंटे का टाइम है, आप 1 घंटे के लिए कर लो, 2 घंटा टाइम है, 2 घंटा कर लो। प्लेटफॉर्म बेस्ड होती है, यहाँ पर जो कस्टमर है वो आपको प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन एप्स के जरिए मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे लिखा वेरिएबल इनकम होती है। इनकम यहाँ पे फिक्स नहीं है, मगर ये याद रखना इनकम फिक्स नहीं है, जितने घंटे आप काम करोगे उतने ही घंटे पैसे मिलेंगे। कोई 50,000 60,000 फिक्स सैलरी नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, बेनिफिट ऑफ गिग जॉब्स, इसके बेनिफिट क्या है? पहला लिखा है एम्प्लॉयमेंट आपको मिलती है, ठीक है, क्रिएट जॉब्स वगैरह, आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल जाती है। दूसरा, इनकम सपोर्ट होता है, आपको इनकम का सपोर्ट होता है। तीसरा, इंटरपेंचुअल स्पिरिट होती है, यानी कि अपने अंदर से एक अपना मालिक बनने वाली एक भावना आती है। ठीक है, इस तरीके की, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा। मनरेगा क्या है? बेसिकली मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। देखो, महात्मा गांधी ये जो एक्ट बनाया गया था मनरेगा, इसमें इन्होंने बताया गया था कि आपको 100 दिन जो भी काम वगैरह आप करते हो सरकार की तरफ से उसका पैसा दिया जाएगा। मिनिमम वेजेस लोगों के लिए तय कर दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट की तय कर दी गई थी कि आपको इतना पैसा कम से कम आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप हाउस होल्डिंग करते हो, आप कोई भी काम करते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप अगर लेबर काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको इतना पैसा तो दिया ही जाएगा। ठीक है, इसके फीचर क्या है? लीगल गारंटी, यानी आपको लीगल गारंटी दी जाती थी। 15 दिन की एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपको काम दिया जाएगा। ठीक है, इसकी स्कीम जो है वो कवरेज करती थी 700 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, या इंडिया कह सकते हो। ठीक है, अक्रॉस इंडिया। जेंडर फोकस कह रहा है एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी आर वुमेन्स। इसमें ना ज्यादातर वुमेन्स के लिए बेनिफिशियरी यानी वुमेन्स को ज्यादा फायदा दिया जाता है, और जो मेल्स हैं उनको थोड़ा कम फायदा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है वेजेस स्ट्रक्चर कैसा है इसका? तो लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% अनस्किल्ड लेबर को वेजेस देती है, 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, पेमेंट मैकेनिज्म कैसा है? तो कह रहा है इसकी पेमेंट आधार लिंक अगर आपने बैंक अकाउंट से करा रखा है तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मनरेगा की जो पेमेंट है वो आपको आ जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असेट्स एंड इम्पैक्ट की। पहला लिखा है टाइप ऑफ वर्क, ये किस तरीके का वर्क है? कह रहा है वाटर हार्वेस्टिंग जैसा वर्क है। ठीक है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। फिर उसके बाद लिखा है रेनोवेशन एंड ट्रेडिशनल वर्क, वाटर बॉडीज है। ठीक है, ड्रॉट प्रूफिंग एंड फूड कंट्रोल का, फ्लड कंट्रोल का काम उसमें है। और अगर इसके क्रिटिसिज्म की बात करें कि मनरेगा में क्या क्या क्रिटिसिज्म है, इसमें कोई अच्छी चीज है तो बुरी भी चीज होगी, भाई बुरी चीज भी है। पहली चीज लिखा है कि आपके जो वेजेस हैं वो टाइम पे नहीं आएंगे, करप्शन ज्यादा होता है, और जो घोस्ट वर्कर एरियाज भी होते हैं कुछ ज्यादा। ठीक है, कह रहा है लिमिटेड स्किल्स डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर कोई ज्यादा आप हाई स्किल्स सोच के मत जाना कि मेरे को बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट बना देंगे लोग, ठीक है, मेरे को नासा में लगवा देंगे, नहीं भाई, ये आपको बहुत ही ज्यादा लो लेवल के काम सिखाए जाएंगे और आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा। फिर आपका फिजिकल बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, आपके जो कुछ ऐसे कभी कभार एरियाज हैं जैसे ड्रॉट एरियाज हैं, कुछ क्राइसिस वाले एरियाज हैं, वहां पर भी आपको काम करने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएमकेवीसी। पीएमकेवीसी देखो, पीएमकेवीसी क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना को 2015 में लागू करा गया था उन लोगों के लिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं।
18 साल से लेकर कुछ 35 साल तक था, आई थिंक 35 18 साल से 35 साल तक के जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार है, जिनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको आप स्किल्स सिखा सकते हो और उन स्किल्स के जरिए आप कुछ कमा पाओगे। तो बेसिकली ये स्किल्स एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां पर मान लो अगर मुझे कुकिंग सीखनी है तो मैं कुकिंग सीख सकता हूं। आपको कुछ ट्रेनर्स मिल जाएंगे जो आपको कुकिंग सिखाएंगे, और जब आप कुकिंग सीख जाओ तो आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो, आप अपना ढाबा चला लो। आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाएगा, यानी कि आप अपना स्किल डेवलप कर सको। और ये काम यही कराती है PMKYC। PMKYC कोई फ्री के पैसे नहीं बांटती, ये आपको सिर्फ स्किल्स और ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराती है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। मान लो मुझे कढ़ाई में, सिलाई में और बुनाई में, इन सब में इंटरेस्ट है, तो मैं जाके वहां पे टेलरिंग का काम सीख सकता हूँ। कुछ ट्रेनर होंगे, वो ट्रेनर मेरे को टेलरिंग सिखा देंगे, थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता सिलना सिखा देंगे, जिसको कमा सकता हूँ मैं 10-5 रुपए अपना टेलर की दुकान खोल के मैं कमा पाऊंगा। या फिर मुझे ब्यूटिशियन का शौक है, मैं मेकअप अच्छा करता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मेरे को वो भी सिखा देंगे। कोई ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना कि हाई क्लास का मेकअप सिखाते हैं फ्री में सरकार, नहीं भाई, वो भी थोड़ा बहुत सिखाएंगे कि मुंह पे पाउडर कैसे करना है, फाउंडेशन कैसे लगाना है, और कंसीलर कैसे लगा अप्लाई करना है, किसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, और ये सब चीजें भी मैंने कहीं से सीखी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं आपने ब्यूटिशियन कोर्स सीखा, नहीं भाई सुनो, PMKYC क्या करता है, ये एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है जो लोगों को स्किल सिखाता है, और उन स्किल्स के बेसिस पे वो स्किल के बेसिस पे वो लोग जो है वो जॉब प्रोवाइड मिलती है, उनको जॉब पाते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अब सरकार ने देखा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग हैं, 18 से 35 साल में बहुत ज्यादा लोग हैं और सारे अनएम्प्लॉयमेंट है ज्यादातर। अब उनको समझ आया इस अनएम्प्लॉयमेंट के गैप को ना अगर हम सही जगह इस्तेमाल करें, इतनी सारी यूथ पावर यार इंडिया में है, इसको सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम देश को डेवलप भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, 18 से 35 साल के लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ निकालती रहती है। उनको पता है नई जनरेशन के लोग हैं, नया दिमाग है, नया खून है, ब्लड लाइन में नया खून है, ठीक है। तो वो लोग नया आइडिया लेके आएंगे। जब वो आइडिया नया लेके आएंगे ना, आइडिया नया लेके आएंगे तो क्या होगा, उससे दिमाग बढ़ेगा और ज्यादा इन्वेंशन होंगे और ज्यादा तकनीक बढ़ेगी, ग्रोथ होगा इंडिया में, डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए सरकार लाई नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें सरकार ने कह दिया कि भैया आपने जितने जिसके स्किल है वो यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ 3 गोल्स थे। पहला गोल क्या, स्केल क्या था, ट्रेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द रिलीजन, यानी कि पूरे रिलीजन के अंदर जो भी ट्रेन होना चाहते हैं लोग, जो काम सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, किसके द्वारा, NSQF के द्वारा, ठीक है। आगे लिखा है इंक्लूजन में इंश्योर एक्सेस ऑफ वुमेन, ST माइनॉरिटी एंड रूरल यूथ। कह रहा है इसके अंदर आपको कौन कौन आ सकता था, एक तो औरतें आ सकती थी, SC ST अगर आप हो तो आपको मिल जाएगा, माइनॉरिटी हो तो इसमें मिल जाएगा, और रूरल यूथ जो है, जो गांव के थोड़े कम पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जिनको काम की तलाश है, जो कुछ सीखने की चाह रखते हैं, तो ऐसे लोग इसमें इंप्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है। की कंपोनेंट की अगर बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो था इसको रखा गया था, ठीक है। और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NSQF जो भी मैंने बताया, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका था, जहां पे कुछ आपके सुपीरियर आके आपको ट्रेन करते हैं, आपको सिखाने का काम करेंगे, ठीक है। बस यही सारी इसमें है चैप्टर में आपने जो चीजें पढ़ी। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर नेशनल पॉलिसी लास्ट टॉपिक था, 2015 में आया था। ये टॉपिक के बाद आपका पूरा चैप्टर हो जाता है यहीं पे खत्म। आई थिंक कि ये वीडियो 1 घंटे के आसपास हो चुकी है और 1 घंटा लगा इस पूरी यूनिट 2 को कवर करवाने में। अब आपका यूनिट 2 है ना, यानी कि जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ जल्दी, और यूनिट 3 में हम कवर करेंगे कि आगे के जो टॉपिक्स है अपने उन सभी टॉपिक्स को। और सेमेस्टर 8 वाले बच्चों को जो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम किया, मैं उनको बता दूं भाई आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवाना ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेवारी है, और मैं अपनी जिम्मेवारी बखूबी जान रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम करना है। अगर कोई नहीं पसंद आती, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगते हैं अजीब है, ये गलत है, ये वो, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में, ठीक है। मैं उसको भी इंप्लीमेंट कर लूंगा।
और एक इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स परचेस करने हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, नंबर वहां है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है। नोट्स का प्राइस है 150 रुपीज। सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, पूरी 4 यूनिट के नोट्स मिलेंगे। जितना मैंने ये पढ़ाया है ये सिर्फ मेन हेडिंग है, इसके अंदर जो लिखा था वो सारा नोट्स में से मैं आपको पढ़ के बता रहा था, वो खुद हमारे बनाए हुए नोट्स हैं, तो वही सारी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर जिनको बाय करना है वो जाके व्हाट्सएप से पता करके ले लेना, कॉल मत करना, मैसेज करना, मैसेज का रिप्लाई कर देंगे तुरंत तुरंत। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, उतार लो।